Hello everyone and a very warm welcome to the Fatafat series of EduTap UPSC, EPFO, APFC, AO, EO एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इस लेक्चर के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक एमसीक्यू स्टार्टिंग वाला एमसीक्यू आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का होगा क्योंकि वो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आशा करता हूँ कि सबसे पहले तो होमवर्क सबने कंप्लीट किया होगा। एंड लेक्चर्स सारे देखना बेटा यूट्यूब के ऊपर जो भी आ रहे हैं, ऑलराइट। क्योंकि जब सारे लेक्चर देखोगे ना तो एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्रिएट होगी। अगर एक आधा लेक्चर देख करके छोड़ दिया फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ऑलराइट, एंड बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस पार्ट, ईपीएफओ का जो सिलेक्शन रेट रहा है हमारा भैया बहुत अच्छा रहा है। तो एडुटैब के साथ जुड़ो, यूट्यूब के साथ जुड़ो या कोर्सेज के साथ जुड़ो, जैसे भी जुड़ो जुड़ो जरूर। अगली बार फोटो यहां पर चाहिए मुझे तुम्हारी। ओके चलिए, सो पहले होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जी भैया अगर कोई इंप्लॉयर अपनी इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर रहा है, क्लोजर का क्या मतलब होता है, परमानेंट ताला लगना, परमानेंटली बिजनेस को बंद कर रहा है या उस इस्टेब्लिशमेंट को बंद कर रहा है, तो उसको नोटिस देना पड़ता है एम्प्लॉयज को। तो कितने दिन पहले कम से कम उसको नोटिस देना है, ठीक है, कितने दिन पहले उसको कम से कम एम्प्लॉयज को नोटिस देना है क्लोजर का। ऑप्शन है 30, B60, C90, D120। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्कोप इसके अंदर नहीं है कि तुक्केबाजी करो, गेस वर्क का स्कोप नहीं है, एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है, ठीक है। कई बच्चे मैंने देखा है ये फैक्चुअल क्वेश्चन में भी अपना एलिमिनेशन का गेम लगाने लगते हैं पेपर के अंदर। 30 नहीं हो सकता क्योंकि ये है, 60 नहीं हो सकता क्योंकि ये है, 90 नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है। तो वहां पर इस तरह की कहानियां नहीं बुननी है। अगर आता है तो ही आंसर करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग से खुद को बचाना है। आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी 60। 60 डेज पहले एटलीस्ट आपको नोटिस देना है एज अ एम्प्लॉयर, अगर आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने का प्लान कर रहे हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि हर कोड में आपको करना है, ठीक है। हर कोड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन एक्ट्स को रिपील किया जा रहा है, कौन से कोड के आने से कौन से एक्ट रिपील हो रहे हैं, या कौन से एक्ट कौन से कोड में सब्ज्यूम हो रहे हैं। वो रिपील या सब्ज्यूम कोई भी टर्म लिख सकता है, रिपील भी हो सकता है यहां पर, सब्ज्यूम भी लिखा हो सकता है। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर कौन से एक्ट रिपील होंगे? ऑप्शन ए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ऑप्शन बी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ऑप्शन सी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, और ऑप्शन डी हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों एक्ट इसके अंदर सब्ज्यूम हो रहे हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कोड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्ट सब्ज्यूम हो रहे हैं। तो देखें कौन से हैं। तो एक तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 आ गया, फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 एंड योर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अच्छा, एक मैं आपको एडवाइस यहां पर अब और दूंगा, थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्ट ईयर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट ईयर याद रखो, पर जितना हो सके कोशिश करना कि ये क्रोनोलॉजी याद हो जाए। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कि भैया वो आपको यहां पर ये 3 एक्ट दे देगा, 1 2 3 या 4 एक्ट दे देगा, और ईयर नहीं देगा साथ में एक्ट के। वो बोलेगा कि इन एक्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर पैसेज या एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, सिंपली बस लिख देगा क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, ठीक है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए एक्ट्स की, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? मैंने बार बार बोला नॉट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ऑप्शन ए माइन, बी रेस्टोरेंट, सी मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्या फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा? तो यहां पर क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन है क्या वो देख लेते हैं। फैक्ट्री बेसिकली क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि ऐसी एंटरप्राइजेस जहां पर 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, ठीक है। पिछले 12 महीने में अगर किसी भी एक दिन भी 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज थे तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
और एंड लिखा है यहां पर, एंड का मतलब कि दिस प्लस दिस। देखो और एंड में हमेशा जब भी कोई लॉ पढ़ रहे हो और एंड का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड का मतलब होता है कि फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी जरूरी है। और का मतलब होता है कि फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन दोनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर एंड लिखा है 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज, एंड जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है पावर का इस्तेमाल करके, यानी कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी, लेमैन लैंग्वेज में समझ लो कि पावर का इस्तेमाल होकर के कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है और 10 या 10 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये। दूसरी, 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, पिछले 12 महीने में 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉइज ने किसी दिन काम किया है, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है, बिना पावर के यूज के। तो पावर के यूज के साथ 10 और मोर इंप्लॉइज, विदाउट पावर 20 और मोर इंप्लॉइज फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? माइन, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस, रेलवेज रनिंग अ शेड और अ होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, ये फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्लियर? ये भी ध्यान में रखना है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, a worker drawing wages more than what amount will not be considered a interstate migrant worker। अब फॉर एग्जांपल एक वर्कर जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक्स स्टेट से वाई स्टेट में जाता है, ठीक है, तो उसकी अगर वाई स्टेट में कितनी सैलरी है कि उसको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ना कंसीडर करने का मतलब क्या है कि जो वेरियस बेनिफिट्स या स्कीम्स सरकारें बनाएंगी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ये उन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा मेनली, ठीक है, कितनी सैलरी अगर उसको मिल रही है, कितनी है उससे ज्यादा। तो यहां पर आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 18,000। तो अगर किसी की 18,000 या उससे ज्यादा सैलरी है और वो किसी दूसरी स्टेट में भी काम कर रहा है अपनी होम स्टेट से अलग, तो उसको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन देख लो, तो एनी पर्सन हु हैज बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर और इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको डायरेक्टली किसी कंपनी ने हायर किया या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया था और फिर आप दूसरी स्टेट में गए हो, ठीक है। अगर आपकी स्टेट चेंज हुई है तो आप ऑटोमेटिकली इंटर स्टेट वर्कर बन गए हो, ठीक है। या आपको नौकरी मिलने से पहले आप किसी दूसरी स्टेट में चले गए थे और वहां जाकर के फिर आपने खुद से नौकरी ढूंढी, तब भी आप इंटर स्टेट वर्कर हो। लेकिन 18,000 से अगर आपकी ऊपर की सैलरी है, 18,000 या 18,000 से ऊपर की सैलरी है, तो आप फिर इंटर स्टेट वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। इस लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। आज 18,000 है, कल सरकार को कह देगी 20,000 होगी, वो डिपेंड करेगा। ओके, next question, as per the code on social security, a seasonal factory includes a factory which is engaged for a period not exceeding dash months in a year in a manufacturing process। अगर किसी फैक्ट्री को सीजनल फैक्ट्री का स्टेटस लेना है तो मैक्सिमम वो साल में कितने महीने काम में होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा महीने वो कर गई तो वो सीजनल नेचर नहीं होगा, क्योंकि सीजनल फैक्ट्रीज को कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, सो कितने महीने वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकती है टू बी क्वालिफाइड एज अ सीजनल फैक्ट्री? ऑप्शन ए 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7, 9। अगेन गेस वर्क का कोई स्कोप नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मंथ्स। 7 मंथ्स विल बी द राइट आंसर। ओके, तो सीजनल फैक्ट्रीज की डेफिनेशन यहां पर आपके सामने है। या तो आपकी जो फैक्ट्री है वो एक्सक्लूसिवली इनमें से कुछ कामों में एंगेज्ड है, जैसे कि कॉटन गिनिंग, कॉटन या जूट प्रेसिंग, डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंडनट्स, इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग, लैक की मैन्युफैक्चरिंग, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग, तो आप सीजनल नेचर में आओगे, सीजनल फैक्ट्री के नेचर में आओगे। या आप कुछ और मैन्युफैक्चरिंग में भी हो अपार्ट फ्रॉम दीज आइटम्स, लेकिन 7 महीने से ज्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप सीजनल की डेफिनेशन में आ जाओगे। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस 7 मंथ्स के पीरियड को चेंज भी कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, वो सरकार के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, in an unorganized sector the number of workers employed are less than। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने से कम वर्कर्स इंप्लॉयड है, तो बेसिकली उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 40, डी 50। सिंपल सा क्वेश्चन है एंड गाइस राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन ए। बी नहीं है दोस्तों, ए है, ये गलत आंसर शो हो रहा है स्लाइड में। ए आंसर होगा इसका। 10 से अगर वर्कर्स आपके पास कम है तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन में आ जाओगे। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अच्छा जी। ए कह रहा है चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
दूसरा कहता है कि बोर्ड के अंदर इंप्लॉइज और इंप्लॉयर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी इसका मेंबर होगा। डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव। आपसे पूछा है कि क्या करेक्ट है, ऑल राइट, तो करेक्ट आपको बताना है ए बी सी डी में से क्या आंसर है दोस्तों। यहां पर आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में अगर हम देखें कॉम्पोजिशन इसका, तो चेयरपर्सन होता है एक और एक वाइस चेयरपर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। 5% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स में से अपॉइंट करेगा। 15% स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। 10 लोग इंप्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। उसके बाद जी 10 लोग इंप्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशंस याद रखने हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं इन चारों कोड्स के अंदर, उनके सबके कॉम्पोजिशंस आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट भी आपका एक बॉडी में से ही है क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का चेयरपर्सन कौन है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का चेयरपर्सन कौन है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी लेबर मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी नन ऑफ दी अबव। इसमें से कौन चेयरपर्सन है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। यहां पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो लेबर मिनिस्टर होता है, यूनियन लेबर मिनिस्टर, वो इसके चेयरपर्सन के फॉर्म में एक्ट करेंगे, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगेन सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में से क्वेश्चन है, टर्म कितना होगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का। ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 3 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 7 ईयर्स। एक बार अगर बोर्ड फॉर्म हो गया तो कितने टर्म रहेगा उसके बेसिकली मेंबर्स का। सो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन बी 3 ईयर्स। बट ये जो टर्म होता है ना, दिस इज अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन क्या है, देखो चेयरमैन तो हमने बोला कि मिनिस्टर ऑफ लेबर है। अब मिनिस्टर ऑफ लेबर अगर चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा। तो ये 3 ईयर वाली जो कंडीशन है ना, ये चेयरमैन के ऊपर लागू नहीं होती। फाइनली होमवर्क क्वेश्चन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन रिलेशन टू एन इस्टेब्लिशमेंट इंप्लॉइंग डैश और मोर पर्संस ऑथराइज द एम्प्लॉयर टू मेंटेन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अब जनरली प्रोविडेंट फंड का जो पैसा एम्प्लॉयर को जमा करना होता है वो सरकार के पास जमा करता है, लेकिन कुछ बड़ी एंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं, या जिन एंटरप्राइजेज में या जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग काम कर रहे होते हैं, वहां पर सरकार उस एंटरप्राइज को अलाउ कर देती है कि तू अपना खुद का एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर ले, ठीक है। तो कितने वर्कर्स अगर हैं इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो इस्टेब्लिशमेंट अपना खुद का प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर सकती है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए 50 वर्कर्स, बी 100, सी 150, डी 200। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन इसका हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एंड जैसे कि पिछली बार भी मैंने कहा था, फटाफट से कमेंट कर दो लेक्चर कैसा लगा, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर के कोर्सेज एक्सप्लोर कर लो, देख लो अगर आपके कुछ काम का है, एंड फटाफट से आंसर करके रिवीजन करके नेक्स्ट तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय गाइस।